हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारी 11वीं क्लास में भारत का भौतिक पर्यावरण वाली बुक चल रही है और उसमें हम बात कर रहे थे 5वें चैप्टर की प्राकृतिक वनस्पति। कल हमने बच्चों भारत के वन्य प्राणियों के बारे में बताया था और वन्य प्राणियों की संख्या निरंतर कम होती जा रही है, इसके प्रमुख कारण बताए थे। और आज हम बात करेंगे भारत में वन्य प्राणी संरक्षण की। तो देखिए बच्चों, भारत में वन्य प्राणी संरक्षण किस तरीके से भारत में वन्य प्राणियों का संरक्षण किया जा रहा है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो भारत में वन्य प्राणियों के बचाव की परिपाटी, वन्य प्राणियों को वनों में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनके बचाव की जो परिपाटी है वो बहुत पुरानी है, परंपरा बहुत पुरानी है। पंचतंत्र और जंगल बुक इत्यादि की कहानियाँ हमारे वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम का उदाहरण है। हमारे यहाँ पंचतंत्र वाली किताब पढ़ी होगी आपने, जंगल बुक वाली किताब पढ़ी होगी, उसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं जो वन्य प्राणियों के प्रति प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं और इनका युवाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। वन्य प्राणी अधिनियम 1972 में पास हुआ। वन्य प्राणियों को बचाने वाला अधिनियम, एक कानून बना 1972 में, जो वन्य प्राणियों के संरक्षण और रक्षण की कानूनी रूपरेखा तैयार करता है। उस अधिनियम के दो मुख्य उद्देश्य हैं। पहला, अधिनियम के तहत अनुसूची में सूचीबद्ध संकटापन्न जो प्रजातियां हैं जिनके जीवन पर संकट है, उन प्रजातियों को सुरक्षा प्रदान करना, तथा नेशनल पार्क, जो भी नेशनल पार्क बनाए जाते हैं, उद्यान वगैरह, पशु विहार जैसे संरक्षित क्षेत्रों को कानूनी सहायता प्रदान करना। यानी जैसे केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, उसके लिए सरकार से सहायता प्राप्त कराना। इस अधिनियम को 1991 में पूर्णतः संशोधित कर दिया गया, जिसके तहत, यानी ये जो कानून बना इसको दोबारा से और संशोधित किया गया 1991 में, और जिसके तहत कठोर सजा का प्रावधान किया गया है। इसमें कुछ पौधों की प्रजातियों को बचाने तथा संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण का भी प्रावधान है। देश में 92 नेशनल पार्क हैं, 492 में वन्य प्राणी अभयवन हैं। अभयवन का मतलब होता है जिसमें वन्य प्राणी आसानी से बिना भय के विचरण कर सकते हैं, और ये 1.57 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर फैले हैं। वन्य प्राणी संरक्षण का दायरा काफ़ी बड़ा है और इसमें मानव कल्याण की असीम संभावनाएं निहित हैं। मानव के कल्याण की बहुत सारी संभावनाएं वो इसमें निहित हैं। यद्यपि इस लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है, यानी वन्य जीवों का संरक्षण तभी तक प्राप्त किया जा सकता है, जो उनको अधिक से अधिक उनको बचाया जा सकता है, जब हर व्यक्ति इसका महत्व समझे और अपना योगदान दे, यानी वन्य जीवों को बचाने में। यूनेस्को के, ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है यूनेस्को, उसके मानव और जीव मंडल योजना, मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम के तहत भारत सरकार ने वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 और प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 जैसी विशेष योजनाएं इन जातियों के संरक्षण और उनके आवास के बचाव के लिए चलाई जा रही हैं। इनमें से जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 से चलाई जा रही है, यानी टाइगर के बचाव के लिए 1973 में योजना चलाई जा रही है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि भारत में जो बाघ हैं उन बाघों की जनसंख्या का स्तर बनाए रखना, यानी बाघों को मरने से बचाना है, अवैध शिकार पर प्रतिबंध है और उनकी संख्या को बनाए रखना है, जिससे वैज्ञानिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्य बनाए रखे जा सकें। बहुत सारे ऐसे मूल्य हैं, वैज्ञानिक, सौंदर्यात्मक, सांस्कृतिक और पारिस्थितिक मूल्य। इससे प्राकृतिक धरोहर को भी संरक्षण मिलेगा। जो प्राकृतिक धरोहर है उसको संरक्षण मिलेगा, जिसका लोगों को शिक्षा और मनोरंजन के रूप में फ़ायदा होगा। शुरू में यह योजना 9 बाघ निचयों, आरक्षित क्षेत्र, निचय का मतलब आरक्षित क्षेत्र हैं जहाँ पर बाघ रहते हैं, उनमें शुरू की गई थी। ये 16,339 वर्ग किलोमीटर पर फैली थी। अब यह योजना 27 बाघ निचयों में चल रही है। कितने? 27 बाघ निचयों में चल रही है और इनका क्षेत्रफल 37,761 वर्ग किलोमीटर है और 17 राज्यों में ये व्याप्त हैं।
देश में बाघों की संख्या 1972 में 1827 से बढ़कर 2001-2002 में 3642 हो गई है। यानी ये तभी संभव हुआ है जब बाघों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। इस प्रकार से प्राकृतिक आवास में हम चित्र देख सकते हैं। ये हाथी है जो पानी पीते हुए डोल रहे हैं और पानी पी करके अपने विचरण कर रहे हैं। इनका प्राकृतिक आवास है, खुले में स्वतंत्र रूप से घूमते हैं यहाँ। यह योजना मुख्य रूप से बाघ केंद्रित है। कैसी है? बाघों को केंद्रित है, प्रोजेक्ट टाइगर वाली, परंतु फिर भी पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता पर जोर दिया गया है। यानी पारिस्थितिक तंत्र जो विफल हो रहा है या घटता जा रहा है उसको रोकना। बाघों की संख्या का स्तर तभी ऊंचा रह सकता है जब पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न पोषण स्तरों, बाघों की संख्या तभी बढ़ सकती है जो पारिस्थितिक तंत्र, जो प्रकृति का तंत्र है, उसके जो विभिन्न पोषण स्तर हैं, विभिन्न स्तर हैं, वर्ग हैं, और इसकी भोजन कड़ी यानी खाद्य श्रृंखला, भोजन कड़ी को बनाए रखा जाए। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा कुछ और परियोजनाएं जैसे कि मगरमच्छ प्रजनन परियोजना, हंगुल परियोजना और हिमालय कस्तूरी मृग परियोजना भी चलाई जा रही हैं। ये स्पेशल जो वन्य जीव हैं उनको बचाने की एक प्रयास है बच्चों हमारे भारत में, जो लगातार वन्य जीवों की संख्या घटती जा रही है। अब आता है जीव मंडल निचय। आरक्षित क्षेत्र जो भारत में है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो जीव मंडल को बचाए रखते हैं, यानी जीव जंतुओं को, वन्य जीव को। जीव मंडल निचय आरक्षित क्षेत्र विशेष प्रकार के भौमिक और तटीय पारिस्थितिक तंत्र हैं जिन्हें यूनेस्को अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनेस्को के मानव और जीव मंडल प्रोग्राम MAB के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है, जैसा कि आरेख 5.1 में दिखाया गया है। जीव मंडल निचय के 3 मुख्य उद्देश्य होते हैं। भारत में 14 जीव मंडल निचय माने गए हैं। भारत में कितने जीव मंडल हैं? 14 जीव मंडल निचय परियोजना में। इनमें से 4 जीव मंडल निचय जो है वो नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन और मन्नार की खाड़ी यूनेस्को द्वारा जीव मंडल निचय विश्व नेटवर्क पर मान्यता प्राप्त हैं। हमारे भारत के 14 जीव मंडल निचयों में से 4 जीव मंडल जो हैं नीलगिरी, नंदा देवी, सुंदरबन और मन्नार की खाड़ी, ये यूनेस्को के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय संस्था के द्वारा जीव मंडल निचय विश्व नेटवर्क पर ये मान्यता प्राप्त हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, ये जीव मंडल निचय है, इसमें एक चित्र दिया गया है जिसमें उद्देश्यों को बताया गया है कि सबसे पहला उद्देश्य हमारा संरक्षण करना, कि जीव विविधता, जितने भी जीव जंतुओं की विविधता और पारिस्थितिक तंत्र है उनका संरक्षण करना, और पर्यावरण और विकास का मेलजोल रखना, पर्यावरण का भी ध्यान रखना है और मानवीय विकास का भी ध्यान रखना है। इसके अलावा व्यवस्था ये की गई है कि अनुसंधान और देखरेख के लिए अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क इसमें काम कर रहा है। हमें भी अपने साथ मिलकर के काम करना है और विभिन्न प्रकार के जीव जंतुओं, पेड़ पौधों की जो प्रजातियां नष्ट होती जा रही हैं उनको बचाना है। अब हम बात करेंगे बच्चों भारत के कुछ जीव मंडलों की, जो 4 जीव मंडल दिए थे यूनेस्को के द्वारा, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहला है नीलगिरी जीव मंडल निचय। नीलगिरी, देखिए बच्चों, नीलगिरी जो है ये आपके तमिलनाडु और केरल वाले क्षेत्र में पड़ता है, नीलगिरी पहाड़ियों पर। तो देखिए इसकी स्थापना सन 1986 में हुई थी और ये भारत का पहला जीव मंडल निचय है। इस निचय में वायनाड वन्य जीव सुरक्षित क्षेत्र, नगरहोल, बांदीपुर और मधुमलाई, नीलम्बूर का सारा वन से ढका ढाल, ऊपरी नीलगिरी पठार, साइलेंट वैली और सिधुवानी पहाड़ियाँ शामिल हैं। इस जीव मंडल निचय का कुल क्षेत्रफल कितना है? 5520 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद हम देख सकते हैं बच्चों, ये हमारे भारत का चित्र है, मैप भारत का दिया हुआ है, जिसमें नीलगिरी जो है वो केरल और तमिलनाडु की बाउंड्री पर है। तो ये पूरा पर्वतीय क्षेत्र है, वैसे केरल में पड़ता है। इसके अलावा मन्नार की खाड़ी भी यहीं पड़ी है, तमिलनाडु में। इसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड में है। मानस, नौकरेक, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अचनकमर, अमरकंटक, ये सभी जीव मंडल निचय हैं जो भारत में, यहाँ पर वन्य जीवों का संरक्षण दिया जाता है और उनकी सुरक्षा दी जाती है। आगे चलते हैं बच्चों, नीलगिरी पहाड़ियाँ, नीलगिरी जीव मंडल निचय के बारे में बात कर रहे थे हम। तो नीलगिरी जीव मंडल निचय में विभिन्न प्रकार के आवास और मानव क्रिया द्वारा
कम प्रभावित प्राकृतिक वनस्पति और सूखी झाड़ियाँ जैसे शुष्क और आर्द्र पर्णपाती वन यानी पतझड़ वन जिनके पत्ते गिरते हैं, अर्ध सदाबहार और आर्द्र सदाबहार वन, सदाबहार, सोलास, घास के मैदान और दलदल शामिल हैं। यहाँ पर 2 संकटापन्न प्राणी प्रजातियाँ नीलगिरी ताहर और शेर, यहाँ की 2 ऐसे प्राणी प्रजातियाँ हैं जो संकट की स्थिति में हैं। एक तो है नीलगिरी ताहर जो नीलगिरी में एक विशेष जीव पाया जाता है, और दूसरा है शेर जैसी दुम वाले बंदर की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है। नीलगिरी नीचे में हाथी, बाघ, गौर, सांभर और चीतल जानवरों की दक्षिण भारत में सबसे ज़्यादा संख्या पाई जाती है तथा कुछ संकटापन्न और क्षेत्रीय विशेष पौधे पाए जाते हैं। इस क्षेत्र में कुछ ऐसी जनजातियों के आवास भी स्थित हैं जो पर्यावरण के साथ में सामंजस्य करके रहने के लिए विख्यात है। इस जीवमंडल की स्थलाकृति ऊबड़ खाबड़ है और समुद्र तल से ऊंचाई इसकी 250 मीटर से 2650 मीटर तक है। पश्चिमी घाट में पाए जाने वाले 80% फूलदार पौधे इसी नीचे में पाए जाते हैं। इसके बाद में नंदा देवी जीवमंडल निचय, तो इसको बच्चों हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।